अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, अफगानिस्तान एक बार फिर उस पुरानी रविश पर गामजन दिखाई देता है जहां पर पाकिस्तान ने बारहा सबूत भी फराहम किया अफगानिस्तान को कि उनके मुल्क के अंदर कहां कहां पर दहशतगर्द मौजूद हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन उनके अंदर जो इस वक्त उनके वहां पर मुआशी हालात हैं, वहां पर इंतशारी टोले भी मौजूद हैं और दूसरी जानिब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तालिबान जो है पाकिस्तान तहरीक तालिबान को खुद सपोर्ट करता है, उनको रहनुमाई फराहम करता है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करता है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करें। जबकि अब भारत ने भी पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को ललकार रखा है। उसे पाकिस्तान ने हालिया दिनों में जब 10 मई 2025 का वाकया हुआ तो पाकिस्तान ने एक दंदान चिकन जवाब दिया था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक दफा फिर नेक्सस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और इन दिनों जो है अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी उन्होंने भी इंडिया का दौरा किया है। उस दौरान वहां पर मुख्तलिफ मुआहदे भी हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के डीजी ISPR जो हैं अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने भी अहम बयान दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो फितना अल खवारिज को सपोर्ट करते हैं उनके लिए 3 से 4 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो वो उनको हमारे हवाले कर दें या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। और दूसरी जानिब ये भी कहा है कि या फिर दोनों जो हैं उसके नतीजे के लिए तैयार हो जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान एक नई सर्द जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ भारत मौजूद है। भारत पाकिस्तान को बार बार ललकारने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ बात करेंगे। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो है वो इस पर काम क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान सबूत फराहम करता है और वो जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं करता है, ये सियासी खेल है क्या, उस पर बात करेंगे। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे जो तज्ज़ियाकार होंगे, उनमें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जबकि दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से TTP और दीगर दहशतगर्द जो जमातें हैं वो हमारे एहलकारों को शहीद कर रही हैं, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो है वो ना तो अपने यहाँ उनकी पनागाहें ख़त्म कर रहा है और ना ही पाकिस्तान को तावन कर रहा है। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है वो ठीक है? जी हाँ, आपने दहशतगर्दी का जो मैनेज है उसका जो स्केल है वो अगर आप इन 15 दिनों का स्केल KPK के अंदर निकालें तो उसमें आपने देखा कि कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं और जिनके साथ जवान हैं। यानी एक जगह एक लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ एक मेजर, वो लेफ्टिनेंट कर्नल माई हार्ट वीक्स फॉर हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी ब्रेव मैन। और वो वहाँ पे वो जो कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो हमेशा अपने ट्रप्स को यूज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब ये भी जो ऑपरेशन हो रहा था इसमें वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकता था। तो इससे पहले जो उसकी पोस्ट पे लोग थे उन्होंने बड़ा ब्रेवली फाइट किया था और 4 खवारिज थे जिनको मारा था जब उसकी पोस्ट पे अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद वो सैनिटाइजेशन के लिए खुद टीम को लीड करके गया। एग्जैक्टली इस किस्म के लोग हैं जो आप स्ट्रक्चर लॉस है, जो बिल्डिंग का लॉस है, वो तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब इस किस्म के लोग ट्रेन लोग चले जाते हैं वो लॉस जो रहता है वो बड़े अरसे तक फील होता रहता है। अब ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है और इसकी स्केल बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि FC क्वार्टर पे। अब इसके ऊपर इन तमाम चीजों के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कल DGI ने भी जो ISPR ने भी जो कहा है, उन्होंने एक तो ये पॉइंट आउट किया कि जी किस तरह स्केल बढ़ रहा है। और अगर आप स्टडी करें तो वो 73% KPK में जो दहशतगर्दी की वारदातें वो बढ़ गई है। एग्जैक्टली और उसके साथ जितनी भी वारदातें हैं उन सब का महवर, उन सब का बैकग्राउंड, उन सब का बेस जो है वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान इंडो नेक्सस है। Exactly. और उसके साथ अफगानिस्तान इंडो नेक्सस नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको रीसेटल किया गया ना, ये वही लोग हैं? नहीं, ये सारे वो लोग नहीं जिनको रीसेटल किया गया है। रीसेटल जो किया गया तो वो तो आप तो पाकिस्तान की तरफ रेफर कर रहे हैं ना। जो अफगानिस्तान से जो तश्कीलें आ रही हैं और जो आपके बॉर्डर के ऊपर जिनको टारगेट किया जा रहा है, 35 एक दफा टारगेट हुए, 40 एक दफा टारगेट हुए, फिर अफगान जिरगा आया उनकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए। बन्नू के अंदर जो अटैक हुआ उसमें 5 लोग जो थे उसमें 3 अफगान शहरी थे, वो अपनी बाकायदा वीडियो लोड करा के आए थे। वहाँ जो बलूचिस्तान में हुआ वो TTP के लोग थे और उनका तमाम का तमाम अब UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट उठा के पढ़े ना, उन्होंने क्या कहा है।
उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो ये तहरीक तालिबान, ये जो क्रिमिनल नेक्सस की हुकूमत है, दहशतगर्दों की जो हुकूमत है अफगानिस्तान में, जो मुनाफों से भी बदतर है, वो इस किस्म के दहशतगर्दों को न सिर्फ लॉजिस्टिक जो ऑपरेशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी दे रहे हैं। अब अमेरिका जो उनको $142 मिलियन हर महीने देता है, वो कहाँ जाते हैं? वो इसी किस्म की एक्टिविटीज में वो पे करते हैं ना। तो बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर से और इंडिया और अफगानिस्तान के नेक्सस से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और आपको पता है आज भी बदख्शा के अंदर रॉ का, मुसैद का और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस का इनका प्रॉपर नेक्सस है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो अमेरिका का, उसने एक रिपोर्ट सबमिट कराई है। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर 7 नए ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने खोले जहाँ दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चीजें यहाँ से इनिशिएट हो रही हैं, हमें वहां जाके हिट करने की जरूरत है या नहीं? दुनिया में एक और चीज आ गई जो इंडिया ने कही थी, उन्होंने कहा जी न्यू नॉर्मल है। जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड दहशतगर्दी के अड्डों को अटैक करने की बात की, अगर वो न्यू नॉर्मल है तो पाकिस्तान उस न्यू नॉर्मल का क्यों नहीं हिस्सा बन सकता? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जितने बेसिस हैं दहशतगर्दों के, और आपको पता है गुल बहादुर ने कहा कि मैं नूरिस्तान में मौजूद हूँ, उसके बाद ये कंधारी ग्रुप ने कहा हम वहाँ पे मौजूद है, उनके अंदर हक्कानी जितने हैं उन्होंने कहा कि जी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ये अपना इसके साथ फितना हिंदुस्तान के साथ और फितना ख्वारिज के साथ, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद है। एग्जैक्टली वहाँ पर उनको पनाह भी देते हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर भी हैं और वहाँ पर उन्होंने बातचीत भी की है। तो अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब जो है कह सकते हैं कि बॉर्डर डॉक्ट्राइन की तरफ जा रहा है, नई पॉलिसी की तरफ जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हमने सबूत भी दिए कहाँ कहाँ पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से उस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुका है और उसका जब हमने अगर अमली तौर पर जायजा लें तो जब ऑपरेशन बुनियानो मरसूस हुआ तो वो हमारे लिए एक नई डॉक्ट्रिन थी और उसके अंदर हमने पिछले 20 साल की जो डिफेंस पॉलिसी थी, दूसरे लफ्जों में किलाबंद होकर लड़ने की पॉलिसी जो थी, उसको जो है वो तर्क करके हमने ऑफेंसिव डिफेंस के तौर पर जो है पॉलिसी को अपना लिया। और ये एक अच्छी पॉलिसी है। इसका हमने अमली सबूत जो है वो देखा ईरान और पाकिस्तान मिसअंडरस्टैंडिंग के दौरान, हमने भारत के हवाले से देखा और हमने अफगानिस्तान के अंदर भी जो है देखा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो थी, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले जो थे वो इजरायली थे और उन्होंने कहा कि जहां जहां खतरा होगा उसके तहत हम जो है दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। और फिर अमेरिका ने 9/11 के बाद उसको अपनाया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका, जिसका अभी ब्रिगेड साहब ने तमाम रिपोर्ट्स का जो है वो बात कही, लेकिन क्या अमेरिका जो $2.43 ट्रिलियन लगाए अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर दहशतगर्दी की जंग जब जारी थी, पाकिस्तान को उन्होंने 19 हेलीकॉप्टर जो है वो भी दिए हुए थे, जो आर्मी एविएशन के ज़ेरे साया जो है वो नाइट इक्विपमेंट के साथ लैस थे और बॉर्डर मैनेजमेंट करते थे। लेकिन अमेरिका 2021 में जब गया तो वो अपने साथ तमाम एविएशन की जितनी फैसिलिटी थी वो ले गया, जिससे हमारे बॉर्डर के ऊपर मुश्किलात का इजाफा हुआ। पाकिस्तान को जो 700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड मिलना था वो आज तक हमें नहीं मिल सका। तीसरी जानिब इसी तरीके से जो अमेरिका ने, अब देखें जो दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है उसका यकीनन एपी सेंटर जो है वो अफगानिस्तान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा हिट हो रहा है। इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उनके अंदर अफगानिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई टेररिज्म जो है वो नहीं नजर आ रहा मां सवाए पाकिस्तान के। इसका मतलब यह है कि इंडियन फंडिंग के साथ और उसमें इजरायली की जो फंडिंग है वो भी शामिल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इजराइल का जो फुटप्रिंट है वो आपको जो है बलूचिस्तान के अंदर मिलता है। वहां जिस किस्म की टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसके पीछे उनका हाथ है। तो मकसद यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत ने डायरेक्टली अफगानिस्तान को अपना बेस कैंप बना लिया है।
जी, भारत ने काफ़ी अरसे से बनाया है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका वहाँ मौजूद था, तो उस टाइम पे भारत के 5 ऑपरेशनल कौंसल खाने वहाँ काम कर रहे थे, पाकिस्तान की सरहद के साथ और उनमें तमाम के तमाम हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर ऑफ़िसर थे, जिन्होंने ये ताने-बाने बुने और आज जो है वो ये काम कर रहे हैं। देखें, ये न्यू नॉर्मल है या कोई बात नहीं, हमारे लिए ये एबनॉर्मल है और हम इस किस्म की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के अंदर जाके वो कौंसल खाना खोलें, वो अपने भारत के साथ पींगे बढ़ाएं, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल और कुरान को क्या जवाब देंगे कि तुम मुसलमानों के बजाय कुफार के साथ खड़े हुए हो। इस वजह से ये तो सवाल अफगान कौम से भी बनता है, लेकिन इस सब के बावजूद एक बात बड़ी अहम है, दुनिया जो है वो ये देख रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और 74% इस टेररिज्म में इंक्रीज हुआ और ये वो चीजें हैं जो कि अमेरिका का वहां $7.2 बिलियन का असला जो है वो छोड़ के गए, जो सिगार रिपोर्ट कहती है और उसके मुताबिक जो है वो असला पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। $67 मिलियन जो था वो पहले उनको आता था। अहमद शाह मसूद का बेटा जो है अहमद मसूद, वो ये बात कर चुका है कि हर महीने अमेरिका उनको जो है वो $67 मिलियन भेजता है और इस बात को अफगान हुकूमत ने इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब जो है सारा एडम जो कि CIA काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी, वो ये कहती हैं कि हमने बकायदा एक फ्री जो एक आज़ाद पश्तूनिस्तान बनाने के लिए सेल कायम कर दिया। तीसरी जानिब जो है भारत जो है $1 बिलियन के जरिए डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से एक सेल बनाता है और जाहिर है $1 बिलियन जब आता है तो दहशतगर्दों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। चौथी बात बड़ी अहम है और वो ये है कि आप देखें कि ये दहशतगर्द क्यों आ रहे हैं। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कर्नल साहब जो थे उनकी जामे शहादत नोश किया, उसमें हमें फख्र है, लेकिन साथ ही साथ हमने उनका एक्सपीरियंस लूज कर दिया और इस एक्सपीरियंस तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब ये बताएं कि ये एक्सपीरियंस दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो अफगान नेशनल आर्मी में भर्ती थे और आज बेरोजगार हैं और उनको भारत ने उनको भारत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर मुत्तकी इन दिनों जो है उन्होंने इंडिया का दौरा किया है, तो इस दौरे के हवाले से वो क्या है। वेलकम बैक ब्रिगेडियर साहब। जो भारत है वो अफगानिस्तान के अंदर अपना काउंसिल खाना भी खोलने जा रहा है और जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि वो जो सिपाही थे जो बेरोजगार हैं और उनको दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अब डुअल जो फ्रंट हम कह सकते हैं मगरबी और दूसरे महाज पर भी भारत के खिलाफ भी जो है वो जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं? मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। मैं हम हजार दफा में आई पर्सनली बिलीव ऑन दैट, बिकॉज जरूर भी आजकल के दौर में ये जरूरी नहीं होता कि आप फ्रंट पे जाके दोनों फौजी आमने सामने खड़ी होकर लड़े। अब गजा को तबाह कर दिया, सारा गजा तबाह हो गया और गजा किस तरह तबाह हुआ कि उसके ऊपर बमबारी की इजराइल ने जाके वहां पर। इसी तरह आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं थे, उन्होंने पीछे से बम मार दिया। इजराइल की और ईरान की जंग हुई तो वो वॉर एरियल वॉरफेयर थी सारी। अब ये इनडायरेक्ट वॉरफेयर जो है इसका कॉन्सेप्ट दुनिया में बहुत पहले दे दिया गया था कि आपकी एनर्जी को सैप करने के लिए, आपकी आर्म फोर्सेस की जो कैपेसिटी है उसको लोअर करने के लिए, तमाम चीजें करने के लिए आप इनडायरेक्ट जो मेथडोलॉजी है वो इस्तेमाल करेंगे। और आपने अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो इंडिया ने सबसे पहले 2.5 फ्रंट वॉर का कॉन्सेप्ट दिया था। वो 2.5 फ्रंट वॉर यही थी कि उसमें आप इकोनॉमी को भी हिट करेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी भी करेंगे और उसके साथ साथ दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज है उनको एनहांस करेंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि उस वक्त अजीत कुमार डेवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बड़ा कैटेगोरिकली स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो किसी तरह से रिलीजियसली या बिलीफ मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम उनको पैसा देंगे और लड़ाएंगे। और आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही उस वक्त से हो रहा है ना। पहले ये कुछ सखीस फसादात से शुरू हुआ जब लश्कर जंगवी बना था, या उसके बाद एक अपना सिपाही मोहम्मद बनी थी, उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई, फिर ये बढ़ती गई। फिर अमेरिका ने इसमें जल्दी पे तेजी से काम किया। उन्होंने जितने लोग जहाज के नाम पे भर्ती किए थे, फारूक मस्जिद न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने सेंटर बनाया होता था, वहाँ लोगों को भर्ती दे रही थी। तुम्हें वो जहाज का तड़का दे के
जब अफगानिस्तान के अंदर उनको पता हो गई, रशियन को शिकस्त हो गई, उन तमाम लोगों को छोड़ा, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चले गए बैक मार के। तो बात ये है कि ये चीज तो जारी है पाकिस्तान के अंदर। अब हमें ये सोचना है कि तारीख पे तो हम बात करते रहेंगे, रियलिटीज पे भी हम बात करते रहेंगे, यानी हमको प्रोएक्टिवली अब कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, डिफेंसिव मोड से निकलकर एक्टिव मोड की तरफ आना पड़ेगा। हम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हमने करना क्या है, और वो करना जो है वो साफ नजर आ रहा है कि हमें अपने अवाम का दिफा करने के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज में हमारे, अब कल डीजी ने कहा, DGICR ने कहा कि 11,400 हमने ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, खालिद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, जिस तरीके से अब एक तरफ भारत है मशरिकी महाज पर और मगरबी महाज पर, हमारे सामने हमारा ही ब्रादर मुल्क है जिसकी हमने तकरीबन सदियों से, दहाइयों से हमने उसकी परवरिश की है, हमने उनके तारकीन वतन को यहाँ पर रोजगार दिया है, सेहत दिया है, और उसके अलावा उनके बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया है। लेकिन आज वो हमारे ऊपर ही कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान को आपको नहीं लगता कि अब प्रोएक्टिवली जो है हार्ड स्टेट का जो जिक्र किया गया वो अब जो है किरदार अदा करना चाहिए? ये बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई और ये नेगोशिएशन से और बातचीत से हम इतना अरसा काम करते रहे हैं, इसलिए कि हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री थी कोलैबोरेशन की आपस में। और कोलैबोरेशन हम उस वक्त से कर रहे थे। मैं एज ए यंग फाइटर पायलट, मेरी पहली पोस्टिंग ही पेशावर बेस पर हुई थी 80s में, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान पर। तो हम प्रोटेक्शन देते थे इन्हीं महाजरीन को, क्योंकि अफगानिस्तान से उड़ने वाले जहाज जो सोवियत यूनियन के थे उस वक्त, वो आकर बमबारी करते थे इन पर। तो मैं पर्सनल एसोसिएशन या एक कनेक्शन की मैं बात इसलिए रिफ्रेश की है कि हम तो पिछले 30-40 सालों से इनको ना सिर्फ अकोमोडेट किया हुआ है, यहाँ पे जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ सो मच सो के यहाँ फैमिलीज ग्रो करके शादियां हुई हुई हैं लोगों की। तो हमें ये रियलाइज कराने की जरूरत है। और अब सिचुएशन भी हमारी फेवर में एक और तरह से बहुत बेहतर हो गई है कि पहले हम उतने दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि इंडिया बहुत रेलेवेंट था, हम इकोनॉमिकली उस तरह वाइब्रेंट नहीं थे। अब मई में जो कुछ हुआ 2025 में, दुनिया ने देख लिया कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना बड़े मुल्क को शिकस्त दी, दुनिया हमें रेलेवेंट भी मान रही है, हमें वैल्यू भी दे रही है। तो अब उससे भी बढ़कर जो नेतन्याहू ने हम पर इनडायरेक्ट मेहरबानी ये की कि कतर पर हमला किया, तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर दी, और फिर उसने ईरान पर भी हमला किया। तो एक यूनिटी आ गई हमारे मुसलमान मुल्कों में। तो अब खास तौर पर जो सऊदी अरब का आप देख रहे हैं कि हमारे साथ उसने डिफेंस पैक्ट भी किया है, एग्रीमेंट किया है, उसका हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए। एक दो मुल्क हमें हेल्प कर सकते हैं, एक चाइना और एक सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात तालिबान के ट्रेडिशनली रहे हैं, और जब हमारी सिक्योरिटी कॉमन हो गई दोनों मुल्कों के, या सिक्योरिटी कंसर्न कॉमन हो गए, तो फिर सऊदी अरब हमारे साथ स्टेक होल्डर है टेक्निकली, तो हमें उसको एडवांटेज लेना चाहिए ताकि वो एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट हमें जा सके। दूसरा, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान मिलकर हमें, मेरा ख्याल है, एक वे फॉरवर्ड डिसाइड करना चाहिए। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग होगा, ये कहना आसान है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, आपने देखा कि 6, 7, 8 दिन का दौरा करवाया उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को एज अ स्पेशल परमिशन लेके यूनाइटेड नेशन से, इंडिया का जी। और वहां पर बैठ के हिंदुस्तान ने क्या किया कि आपके सामने वहां पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की अनाउंसमेंट हो रही है, एड की हो रही है, मुश्तरका दुश्मन की बात हो रही है। अब मुश्तरका दुश्मन कहाँ से आ गया, कोई आउट ऑफ द ग्लोब तो नहीं आ गया, तो हमारी बात कर रहे हैं वो। तो ये कनाइवेंस बन रही है उन दोनों मुल्कों की, जाहिर है वो हमें तोड़नी है, वो हमें एक कंफर्ट लेवल में लाना है। हमें कन्फ्रंटेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमें सूट नहीं करती कन्फ्रंटेशन। हम 2 फ्रंट हमारी फोर्सेज या 3 फ्रंट, क्योंकि BLA और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान में भी बड़ी एक्टिव है, तो हमारी फोर्सेज ना बाई डिजाइन है, ना हमारा कोई आगे प्लान ऐसा है कि हम हर फ्रंट पर महाज खोलेंगे। तो हमें जितने महाजों को कंफर्ट जोन में रखना चाहिए, रखना मजबूरी है हमारी इन द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पर हमारा दुश्मन है, हमें वही काफी है और हम उसके लिए काफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी हमें एक एंगेजमेंट करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एंगेजमेंट जब सऊदी अरब, चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत बैठेंगे, तो सिर्फ बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसमें यह होना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को यह कहना चाहिए कि अगर आपकी कैपेसिटी है इनको न्यूट्रलाइज करने की, TTP लेकिन काबुल हुकूमत को चिश्ती साहब ये समझ नहीं आती कि भारत जो है वो कभी भी उनका दोस्त नहीं हो सकता, और वो हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और इस्तेमाल भी करेगा। तो फिर जो काबुल चलाने वाले हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, तालिबान है, वो क्यों नहीं इस चीज़ को समझते कि जो उनका असल दोस्त है और कौन उनका जो है असल दुश्मन है?
ये देखिए कहना आसान है, लेकिन आप देखें कि जब से ये पिछली हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, और उसके बाद आने वाली सारी हुकूमतों में जब भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हुई है तो इंडिया ने बढ़ चढ़ कर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, बिजली घर बनाए हैं। तो ये सारा किस लिए था? वो बुनियादी तौर पर ये मैसेज दे रहा था कि, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इस तरह की डेवलपमेंट में इतना मैसिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो अफगानिस्तान को ये मैसेज हिंदुस्तान ने आज का नहीं दिया, पिछले 1-2 दिहाइयों में ये मैसेज दिया है कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम आपकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। और वो आपने नोट किया होगा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर और उनके अफगानिस्तान के दोनों मिलकर, वो यही जोर दे रहे थे, वो कह रहे थे हमारी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप जो है हम उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो हमारा एक रिकॉर्ड है दोनों मुल्कों का कि हम दोस्त रहे हैं, और जाहिर है ये दोस्ती बहुत अच्छी है। कोई दो मुल्क, यानी इसके लिए पाकिस्तान को अब एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म अंदाज से जो है इस पर फैसला भी करना होगा और इस नेक्सस को तोड़ना भी होगा। हम अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि कहां पर पाकिस्तान ने भी गलती की है, और दूसरा इस वक्त केपीके के अंदर जो सूरत हाल है वहां पर जो सियासी गिरोह है वो भी मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट फ्राहम करता है। देखिए, पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो बड़ा वाज़ेह पैगाम मेरे ख्याल में DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दे दिया है कि इस किस्म की जो बराह रास्त मज़ाकरात, यानी कि अपनी एक नई वजारत ख़ारजा खोलने का किसी को सूबे को इख्तियार नहीं होगा। ये वफाक का काम है और मेरे ख्याल में वो बतरीके अहसन किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ये देख लीजिए कि कहीं भी शहादतें होती हैं, सूबाई हुकूमत का कोई तर्जुमान ना उनके हवाले से कोई बयान देता है, ना उन जनाजों में शरीक होता है। हालांकि सियासतदान बुनियादी तौर पे गमी और खुशी के अंदर जरूर शरीक होते हैं, लेकिन यहाँ इस बुनियादी असूल की भी नफी कर दी गई है, यानी कि एक खास एजेंडा है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। तीसरी जानिब जो है हमारे से पाकिस्तान से गलतियां, देखें पाकिस्तान कोई भी मुल्क जो है गलती और कोताही से आरी नहीं होता। बड़ी बड़ी दुनिया के मुमालिक जो है गलती कर जाते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने एक अरसा दराज जो है अफगानिस्तान को अपना दोस्त बनाए रखा, और वो लोग जो हमारे मुखालिफ थे वो हमारे लिए सामने आके खड़े हुए, और सोवियत यूनियन के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा किरदार हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह है कि उसके बाद हमने जो 9/11 के बाद जो पॉलिसी ली, मेरे ख्याल में उसको असर नौ उसका जायजा लेना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ जो जैसे अभी ये कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर जो है सऊदी अरब को शामिल किया जाए, देखें शहजादा तुर्की उल फैसल जो कि उस टाइम पे GID इस्तखबारात के इंटेलिजेंस के सरबराह थे सऊदी अरब के, वो मुल्ला उमर के दौरे हुकूमत में वहां गए, और इतनी तल्ख कलामी हो गई कि दो मुल्ला उमर ने भी अपने सर के ऊपर जो है पूरा जग पानी का उंडेल लिया, और जो शहजादा तुर्की उल फैसल थे उन्होंने भी पानी का जग उंडेल लिया। इस हद तक गुस्सा आया, और उसके बाद से तालिबान और सऊदी अरब के दरमियान में एक देयर इज अ डे लाइट, एक उनके दरमियान में काफी खलीज पैदा हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि सऊदी अरब का किरदार अहम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां ज़ायरीन के तौर पर जाते हैं और बहुत सारे लोग वहां काम कर रहे हैं, तो उनके जरिए जो है मेरे ख्याल में काफी मैनिपुलेट किया जा सकता है। चाइना का किरदार बहुत अच्छा है। चाइना ने अभी सह मुल्की जो जिस तरीके से वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस कराई और दरमियान में अमीर मुत्तकी और पाकिस्तान के वजीर खारजा को बिठाया, वो एक अच्छी पेशरफ्त थी। साथ ही साथ ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गो के वो मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद जो है वो जरा अब कम हो गया। अब तीसरी जानिब जो उसके अंदर अहम किरदार है वो रूस का भी है, क्योंकि रूस के अंदर जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं जनाब ज़मीर काबुलोव, जो कि सदर पुतिन के अफगानिस्तान के हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं, उनको ज़मीर काबुलोव को, क्योंकि मेरे वो ज़ाती दोस्तों में से हैं और मेरे ख्याल में उनसे हम अच्छा काम ले सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसा जो है वो इस एम्बेसी के अंदर सर्व करते रहे। और फिर मेरे ख्याल में तुर्किया का एक अहम किरदार है। तुर्किया के अंदर क्योंकि एक इन्फ्लुएंस है, और अंकारा के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है वो वहाँ अफगानिस्तान से आके बसे में हैं, मेरे ख्याल में उनके जरिए एक हमें जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो डलवाना चाहिए। बाकी
ये बात भारत ने जो कही है ये मजाका खैर के अलावा कुछ नहीं है। इस पे मैं दिल चाहता है कि कहका ही मार के हंसूं कि वो ये कहते हैं कि जी हमारे लेकिन अब्दुल्ला साहब, हमारी अगली लाइन ऑफ पोजीशन फिर क्या होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम इसी तरीके से खींचातानी जारी रखेंगे और फिर इसका हल भी कोई नहीं निकलेगा, तो फिर हमारी अगली लाइन अप क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं वो बात कर रहा था, भारत का तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज है 880 किलोमीटर। तो ये तो उनको समझ लेना चाहिए कि इसका नाम हिंदू कुश क्यों रखा गया। और ये मैंने तो और उन्होंने नहीं रखा, ये तो रखा अफगानियों ने। तो ये जो रिश्ता जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, करना क्या चाहिए मेरे ख्याल में, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक डोमेन दोनों के अंदर काम करना चाहिए। ऑपरेशंस भी करने चाहिए, दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों को किसी सूरत जो है बख्शना नहीं चाहिए। और अमेरिका को खास तौर पे ऑन बोर्ड लेके कहना चाहिए कि दोहा मुज़ाकरात के अंदर वो बाकायदा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के गारंटर थे इस रीजन, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से या अफगानिस्तान की जानिब से, तो अमेरिका को हमें जो है मीनिंगफुल सपोर्ट जो है वो करनी होगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और मिलिटरीली फ्रंट के ऊपर और स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर। या वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हम बैक। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि अब हमें अपना जो सिफारती महाज है उस पर भी काम करना होगा और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी पाकिस्तान को अब मजबूत तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करनी होंगी, तो आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त हालिया दिनों में के अंदर पाकिस्तान जो है वो TTP के खिलाफ इकदाम कर रहा है, कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से हमारे जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि आप ना हमारी सरजमीन पर किसी को हमला करने दें और ना हम आपकी ज़मीन पर किसी को हमला करने देंगे। तो आपको नहीं लगता कि हम अभी भी कहीं ना कहीं लचक दिखा रहे हैं कि वो बातचीत के ज़रिए मामलात को हल कर लिया जाए ताकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहें? बात यह है कि अगर तो आप दुनियावी हालात से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पाकिस्तान और खित्ते के हिसाब से सोचेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये होना चाहिए। आप अफगानिस्तान को एक डायलॉग में एक्सचेंज करें और पाकिस्तान ने उसको डायलॉग में इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। आपने देखा परसों एक मास्को फॉर्मेट का इजलास हुआ है जिसके 11 मेंबर है। इस दफा 9 मेंबर ने अटेंड की थी वो, और वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान साहब ने वो डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए हैं जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। उसके बाद उन्हीं 5 मुल्कों का, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इनका एक एक्सक्लूसिव नुमाइंदे जो है फॉर अफगानिस्तान, उनकी एक मीटिंग हुई। वहाँ भी अफगानिस्तान के ऊपर इन तमाम ममालिक ने वो कहा भी और उनके ऊपर उनको प्रेशराइज भी किया कि आपके मुल्क से जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो खित्ते के लिए खतरा है। लेकिन अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है वो मुत्तकी के मुत्तकी, उसने इस बात को, इनको पता नहीं किस चीज का मुत्तकी है वो, उसने उस बात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वहां से वो इंडिया चले गए। अब भारत में जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है। फिर उससे पहले एक ट्राईलैटरल और फिर बाईलैटरल एग्रीमेंट हुआ था। तो बात तो ये है कि अगर आप पूरी दुनिया के ग्लोबल हालात को देखें, उसमें तो जरूरी ये अमर जरूरी है कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए। वो अमन किस तरह होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ती रहेंगी तो हम क्या समझेंगे कि हम क्या रिसीविंग एंड पे रहेंगे? हमने प्रोएक्टिव मामलात को किस तरह लेके चलना है? कहने को तो जरूर कहा जाता है कि जी आप डायलॉग भी करें और आप काइनेटिक, हमारी जो पॉलिसी है वो तो उस वक्त प्रूडेंट होगी जब आपके काइनेटिक ऑपरेशन के साथ आपकी पॉलिटिकल मनूवर्स, आपकी पॉलिटिकल कंफर्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंड्यूसिवनेस, मिस गवर्नेंस जो कल पॉइंट आउट किया है DGIS, वो जब कंट्रोल होगी। आप मुझे बताइए ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, वो पेशावर में अटैक हुआ था, वो गए थे पुलिस सेंटर में और मुख्तलिफ जगहों पे गए और वहाँ वो जाके बयान देते हैं कि जी हमारा तो 0 एरर सिंड्रोम है इसके खिलाफ। तो आप ये मुझे बताइए कल नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई या नहीं हुई है? नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात हैं या नहीं है? नेशनल एक्शन प्लान के तहत अदर देन दैट DGIS ने भी यही इसी पॉइंट का एक अहम जिक्र भी उन्होंने कहा है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ही नहीं किया। नहीं, एक बड़ी जरूरी चीज उसके अंदर जो थी वो ये थी कि आपने एक ऐसा एक्सक्लूसिव अदारा बनाना था जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के ऊपर है, आपकी नेशनल
कौमी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिव्यू या कौमी सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म पेपर या पॉलिसी जारी करता। नेक्टा का एक हेडक्वार्टर होना चाहिए था, नेक्टा का एक डीजी होना चाहिए था, उसके नीचे कुछ ऑफ जो स्टडी करते चीजों को। आप मुझे बताइए, ताकि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाते जिसमें सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन के साथ आपकी डिप्लोमेटिक मनूवर्स, आपकी पॉलिटिकल मूवर्स, आपके इकोनॉमिक मंगर, रोल ऑफ द मिनिस्ट्रीज, रोल ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर डिफाइन होता। अब डीजी स्क्वायर ने एक और भी चीज कही है, आपकी नजर से वो गुजरी है जिस पे बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जी अदालतें तो वो छोड़ रही हैं NWFP में, वहाँ वो KPK में दहशतगर्दों को। तो अगर आप माजी में पीछे जाएंगे तो वहाँ पे एक चीफ जस्टिस था जिसकी कोविड में डेथ हो गई थी, सेठ वकार उसका गालबन नाम था। आप उसके जमाने में कन्विक्शन रेट उठा के पढ़े, जो भी किसी दहशतगर्द को इंटेलिजेंस एजेंसीज या कोई लोग पेश करते थे, पुलिस पेश करती थी, FIA पेश करती थी, वो बगैर सुने हुए उन लोगों को जो है वो जमानत पे रिहा कर दिया करता था। तो ये आज की बात तो नहीं है। तो मुझे ये बताइए ना कि जब आपकी ये चीजें, आप चीफ अदालतों को कंट्रोल करना किसका काम है, या अदालतों को डायरेक्शन हुकूमत ने नहीं दे दी। अदालतों को अगर डायरेक्शन या कंसल्टेशन देनी है तो आपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने देनी है ना। तो क्या चीफ जस्टिस जो ये जो अदालतों के जरिए जो चीजें हैं, इनकी डायरेक्शन या इन पर डिस्कशन या इन पर काम जो होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? क्या मिस गवर्नेंस के तौर पे जो उन्होंने पॉइंट किया, रोल ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड रोल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या वो क्या हो रहा है? देखिए, एक हकीकत से अगर आप देखें और दुनिया को अगर आप देखें, या आप एक केस स्टडी के तौर पे आप श्रीलंका की जो अंदर जो दहशतगर्दी हुई थी और प्रभांकर नाम का जो आदमी था, उसको अगर आप उसकी केस स्टडी करें तो उसके अंदर काइनेटिक ऑपरेशन के साथ आपके पॉलिटिकल अदारे जो हैं, जो हुकूमत वक्त है, उसका रोल बड़ा है। क्या वो करने वो चीजें आपको नजर आ रही हैं? अगर नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि ठीक है। अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे? अब हम इस पर बहस भी करते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी सरहदी पॉलिसी को फिर तरतीब कैसे मुकम्मल तौर पर देंगे, क्योंकि हमें बातचीत भी करनी है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो खलफशारी मौजूद हैं उनके लिए फिर आप क्या पैगाम देंगे, और जो पॉलिसी साज हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शन त्सू एक बहुत बड़ा फिलोसफर था चाइनीज। वो ये कहता था, नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, अपने आप को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो। पहली बात यह है कि क्या ये दानिशमंदाना होगा कि हम मशरकी और मगरबी सरहद को दोनों जो है वो अपने लिए मुश्किल बना दें। इंटरनल फ्रंट जो है खैबर पख्तूनख्वा हो या आपका जो है वो बलूचिस्तान हो, आपके सामने है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसका को हरगिज ये मतलब नहीं निकलता कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर जरा भी जो है कमजोरी आई है, बल्कि पहले से जज्बा ज्यादा बढ़ चुका है। ये मुझे अच्छी तरीके से इल्म है। लेकिन इन सब के बावजूद फौज का एक बुनियादी असूल होता है कि नेवर ओपन टू मैनी फ्रंट्स एट ए टाइम, नेवर ओपन टू फ्रंट्स बल्कि एट अ टाइम। अब हम जो इंटरनल फ्रंट है, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर है, हकीकत यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया पिछली एक दिहाई के अंदर, क्या वो कसूरवार नहीं है? वो कौन लोग थे जिन्होंने, DGISPR साहब ने गुजारिश कर रहा हूं जी, अफवाज पाकिस्तान ने तो अपने जो 4 पॉइंट जो उनके दायरा कार में आते थे वो तो खून से कुर्बानी दे रहे हैं, इसके अलावा क्या करें वो। लेकिन दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने, जैसे अभी बात की गई कि जनाब वो अदालती कार्रवाइयां जो हैं वो कमजोर हैं, जो इकोनॉमिक डोमेन और लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए काम थे, फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बेहतरी लाने की जरूरत थी, जो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन करनी थी, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर अफवाजे पाकिस्तान कुर्बानियों पे कुर्बानियां देती चली जाएगी। लेकिन मामला यही होगा कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। इस वजह से बेहतर यह है कि जिन लोगों के काम, जो नेशनल एक्शन प्लान जिसको अब 14 नुकात के ऊपर ला दिया गया है, उनके ऊपर काम करें। मेरी क्योंकि ये सजेशन थी, काफी अरसे से मैं इस बात पे बात कर रहा था कि जो आपने पैगाम पाकिस्तान का बयानिया है उसको जो है अफसर नौ जायजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मुफ्ती
मुफ्ती साहब हैं, जो अब्दुल रहीम साहब, और इसी तरीके से अल्लामा आरिफ वाहिदी और दीगर जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों को जो ज़हन साजी, जो कि मनफी ज़हन साजी उनकी कर दी गई, उसको मस्बत पॉजिटिव मैनर में लेके आना है। दूसरी जानिब हमें अफगान कौम को जो है एड्रेस करना बड़ा जरूरी है कि कुरान और सुन्नत के मानने वाले जो हैं आज कुफार के साथ, आज यहूदियों के साथ, जो लोग यहूदियों के साथ हाथ मजबूत करके गजा के अंदर लोगों को, इंसानों को जो है वो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, आज तुम भारत के साथ अफगानिस्तान खड़े हो गए हो, तो तुम ये बताओ कि तुम ये क्या इस्लाम के मुताबिक काम कर रहे हो? तो ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे ख्याल में अफगान नेशन को एड्रेस करना है, और नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट जो है हमें कनेक्टिविटी को भी बेहतर करना होगा, नेशन टू नेशन कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा, ताकि अफगान अवाम जो है वो समझ सके। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए और वहां पर कोई नेक्सस जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब भारत बार बार पर तोल रहा है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान पर हमला करे, और जो 10 मई और जो 2019 को उसको जो है खिफत का सामना करना पड़ा, उस पर वो पर्दा डाल सके? देखिए, असल में तो भारत की कोशिश इस वक्त ये है कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से अंदर प्रेशर लेके आए, और उसके ऊपर उनकी जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर, वो बयानात से बयानात दिए जा रहे हैं। अब ये जो इस चीज को अफगानिस्तान के और भारत के जो नेक्सस को देखता हूँ, मुझे उसमें मिलिटरली कोई खतरा नजर नहीं आता। मुझे जो खतरा नजर, जो पाकिस्तान उनको कन्फ्रंट कर सकता है और बड़ा इफेक्टिव जवाब दे सकता है दोनों साइड पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जो खतरा नजर आ रहा है वो जो सेकंड लाइन डिफेंस होता है ना, जिसको आप कहते हैं, जिसके जरिए आप डिस्टेबलाइज करते हैं किसी मुल्क को थ्रू इनडायरेक्ट या थ्रू द मेथड, जो अभी आपके टेररिज्म के मेथड जो भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर अडॉप्ट किए हुए हैं, ये चीज ज्यादा खतरनाक है। हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पॉलिसीज को, हमारी ऑपरेशनल पॉलिसी और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो है, तो भारत हो या अफगानिस्तान हो, उसके जरिए हमने उसके ऊपर चीजें सोची हुई हैं। लेकिन एक सेकंड रुक के हमने ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि भाई हमने जब भी अफगानिस्तान के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, वो फायर बैक हुई है। हमने अफगानियों के लिए लड़ा, हमने अफगानियों के लिए जो है वो रशिया से जंग की, हमने अफगानियों को अपने फोल्ड में लड़ने को, यहाँ उनके लोग रहते रहे, इतने अफगान महाजिन को हमने अडॉप्ट किया। आज अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है। फिर जब ये दोहा का वो हुआ, हमने उनको फैसिलिटेट किया, दोहा के अंदर हमने इसलिए उनकी मदद की कि चलो एक सूटेबल, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान विल बी फेवर टू पाकिस्तान ऑल्सो। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो कोई थी नहीं। उन्होंने कहा जी दे विल बी फेवरेबल टू अस, तो हम अच्छे रिलेशन में चलेंगे। वो हमने सब कुछ किया। एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इसी को कंपैरिजन में अगर एक सेकंड के लिए आप रुक के सोचिए कि भारत ने, जब रूस ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, भारत ने रूस का साथ दिया। यहाँ जब उसके बाद जंग हो रही थी, अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, उन्होंने अमेरिका का साथ दिया। स्पाइट ऑफ दैट हमें सोचने की बात यह है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप व्हाई दे आर फॉलोइंग इनटू द लैप ऑफ इंडिया। इसलिए एक तो रीजन उसका ये है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है, जो वो अपनी पसंद का जो इस्लाम ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है। अब्दुल्ला साहब, नोबेल जो अमन इनाम है उसके हवाले से बातें हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला है। तो 8 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? बड़ी उम्मीदें थी उनको, पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अपना तो किरदार अदा किया था। देखिए, बात यह है कि नोबेल इनाम जो है वो एक बड़ा, मेरे ख्याल में प्रॉपर कमेटी होती है, और सिर्फ अमेरिकी सदर के बयानबाजी से, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर ये इनाम नहीं मिला करते। दुनिया ने ये देखा कि इस टाइम पे पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है, और यूरोप के अंदर एक आग लगी हुई है, अमेरिका के अंदर एक जो है वो सनसनी फैली हुई है, और गजा का मसला है। गजा के ऊपर वो मामलात जिस अंदाज के अंदर देखा गया कि वो जालिम के साथ खड़े हुए, यही वजह थी जो कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को वाहिद वजह
जो बनी वो गजा की बन गई। अगर वो जो है वो अवाम की ईमा के मुताबिक और दुनिया के जो अवाम थे सरापा एहतजाज इजरायली मजालिम के खिलाफ, उनको अगर मलहूज़ खातिर रखते और अगर एक यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर बार बार कहा था कि वो जैसे आएंगे उसी वक्त ही गजा की जंग जो है उसको खत्म करवाएंगे। जी, 24 घंटे उन्होंने बोला। और दूसरी बात जो उसके अंदर मेरे ख्याल में यूरोप एक और वजह से भी भड़क गया, और वो था उनका यूक्रेन के ऊपर स्टांस। यूक्रेन के लिए भी उन्होंने यही कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, और अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम जो मजीद इजराइल को मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन किया उसके बरक्स। इसलिए अब जो आप देखें कि अभी भी ये जो हालिया वाकया हुआ, कतर के ऊपर हमला इजराइल करता है और $6 बिलियन की इमदाद अमेरिका इजराइल को देता है। तो ये वो तमाम बातें थी जो मेरे ख्याल में उनके लिए नेगेटिव साबित हो गई, और मिला उसको जिसकी शायद दुनिया उम्मीद नहीं कर रही थी। तो बहरहाल there is always time for you, Mr. Donald Trump. Good luck for the next time. ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल, दिफाई तजज़ियाकार और ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि पाकिस्तान के लिए भारत कोशिश कर रहा है कि उसके बरादर मुल्क जो अफगानिस्तान है वहाँ के हालात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के लिए मगरबी महाज जो है उसको गर्म किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी जो न्यू बॉर्डर डॉक्ट्राइन हम कह सकते हैं, नई सरहदी पॉलिसी भी तैयार कर रखी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो कौम है उसके पाकिस्तान की अफवाज जो है वो हम वक्त तैयार है ताकि पाकिस्तानी कौम का मुकम्मल तौर पर दिफा भी किया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को दोबारा फिर एक दफ़ा यही कहा गया कि आए बात करें, और अगर बात से कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरे तरीके से भी रास्ता निकालेंगे। देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर या तो काबुल के जो ओहदेदार हैं वो समझेंगे या फिर उसी रविश पर गामजन रहेंगे।